प्रिय मित्रों, आज का सेशन मैं एक बड़े ही विशेष विषय पे लेना चाहता हूँ। मैं अभी कुछ YouTube पे सर्च कर रहा था कि 2-3 वीडियो मुझे पाकिस्तान के बच्चों के देखने को मिले। मुझे उन पे किसी में भी कोई शिकायत नहीं, कोई ऐसी गलत बात नहीं थी उसमें, कोई भी ऐसा रादर वो अच्छे ही थे, अच्छे थे। उन बच्चों के विचार और हमारे बच्चों के विचार जिनसे वो इंटरेक्ट कर रहे थे वो जानने को मिले। और इस उम्र में आप बच्चों की बातों को बड़ा एंजॉय करते हैं, तो मैं उनको एंजॉय कर रहा था कि एक बड़ा ही गंभीर प्रश्न जो पाकिस्तान के तरफ से संचालन कर रहे थे, उन्होंने हिंदुस्तान के जो मुस्लिम व्यक्ति पटियाला से थे और वो उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने पूछा कि नौकरी वगैरह में मुसलमानों का क्या रोल रहता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में है। तो वो जो लड़का जमशेद करके था जो उसका जवाब दे रहा था, उसने बड़ा सुंदर उसका जवाब दिया कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई बात है नहीं, और वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके बारे में अपने पाकिस्तानी भाइयों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा हमारी सिलेक्शन कमेटी की प्रोसेस के बारे में। हमारे यहाँ नौकरियों में क्लासेस जैसे पाकिस्तान में भी रही होंगी, क्लास 3 होती हैं, फिर क्लास 2 होती हैं, फिर क्लास 1 होती हैं, सुपर टाइम होती हैं, और फिर उससे भी ऊपर पोजीशन सेक्रेटरीज लेवल की, और ये सब काफ़ी है। तो उसी तरह जो टेक्नोक्रेट्स में है वो मेडिकल ऑफिसर्स की हो गई, फिर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, तमाम डिफरेंट प्रकार के टेक्निकल स्टाफ की और असिस्टिंग स्टाफ की पोजीशंस वगैरह सभी होती हैं मेडिकल में। ऐसे इंजीनियरिंग में तमाम पोजीशंस हैं, और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा चंक जो है वह हमारे इंडियन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। और मेरे ख्याल में जो सर्विस व्यवस्था है हिंदुस्तान की वो बहुत ही अच्छी है। मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉइज़ वेलफेयर है उसका शुभारंभ जो है वो भारत से ही हुआ। यूरोप में जब लेबर यूनिट्स के लेबर यूनियन वगैरह जब बनी, वहाँ पर अपने डिमांड्स रख रहे थे, उससे पहले ही जमशेद जी टाटा, जो जमशेद नगर में उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बॉम्बे में भी था, कोई ऐसा हिंदुस्तान का क्षेत्र नहीं है जिसमें टाटा का बिजनेस नहीं हो। तो टाटा दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो वेलफेयर है अपने महत्व का, अपने नौकरों का, जो सर्विस करने वाले हैं उनके बारे में सोचा। और पेंशन, CPF, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड वगैरह की जितनी भी व्यवस्थाएं आज हमें देखने को मिलती है, उनका श्रेय जमशेद जी टाटा को ही जाता है। तो एक बात तो ये समझने की बात है कि यह है एक भारतीय मन की एक परिकल्पना थी कि नहीं, हम अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, लोगों की मदद से कर रहे हैं, तो असली काम तो लोग कर रहे हैं, हमें तो उनकी मेहनत का फल मिल रहा है, तो उस फल में उनका बराबर का अधिकार होना चाहिए। यह एक भारतीय के बीच में हमारी जो परंपराएं हैं उसमें बिल्कुल ऐसे भरा गया है कि आप उसके बिना वो सोच को आप दिमाग से किसी के निकाल ही नहीं सकते। तो ये तो एक सिद्धांत की बात होगी, क्योंकि आइडिया यहाँ से ओरिजिन हुआ। अब आता है कि हम सिलेक्शन करते हैं गवर्नमेंट जॉब से, तो हर गवर्नमेंट जॉब्स के IAS से लेकर के हमारी
जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स, बड़े जॉब हैं, क्लास 1 के जॉब हैं या सुपर टाइम में जो फाइनली चले जाते हैं, वो सब जॉब्स और छोटे के छोटे जॉब्स, इवन सबसे छोटा जो जॉब मैं सिलेक्ट करने में रहा हूँ वो मसालची, यानी कि किचन में काम करने वाला जो सब्जी बनाता है उसको मसालची कहा जाता है। मसाले डाल के सब्जी बनाता है, तो किसी अंग्रेज ने उसका नाम मसालची कर दिया, तो आज सब जगह उसका नाम मसालची होता है। तो मसालची से लेकर के या वो व्यक्ति जो सफाई करता है, सफाई कर्मचारी है, उससे लेकर के और सिविल सर्विसेज के सब अधिकारियों का चयन एक बॉडी द्वारा, जिसको हम सिलेक्शन कमेटी कहते हैं, उसके द्वारा होता है। और भारत में सिलेक्शन कमेटी के नियम हैं। पहले पोस्ट एडवर्टाइज की जाएगी, कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उसमें लिखा जाएगा किस प्रकार के कैंडिडेट हमें चाहिए, उनकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार उनके पास में एक्सपीरियंस वगैरह है, तो उनकी सारी एप्लीकेशंस को रखा जाएगा। पहले अक्सर हम लोग 1:4 में बहुत पहले एप्लीकेशंस को सिलेक्ट किया करते थे, पर आजकल ये हो गया कि चलो सबको ही मौका दो इंटरव्यू में अपीयर होने का। उसका फ़ायदा यह है कि बच्चा चाहे सिलेक्ट न हो, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। और इसीलिए जो सिलेक्टर्स हैं वो बहुत ही पोलाइट और बिल्कुल घर जैसे माहौल में उनका इंटरव्यू करते हैं, जिससे कि बच्चे में कभी कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ना आए। क्योंकि अगर आपने 100 सीटें 50 सीटें एडवर्टाइज की हैं और एप्लीकेशन या जो एलिजिबल एप्लीकेशंस हैं वही 20 है, तो हमने 20 में से लेना तो किसी 4 को है, बाकी 16 को नो कहना है। इसका मतलब वो नहीं है कि वो 16 उसके काबिल नहीं है। उस वक्त उनकी इंटरव्यू में इस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, और हमारा जितना ज्ञान है सिलेक्टर्स का, उसके आधार पे एक हम निर्णय लेते हैं कि यस, ये लोग 4 लोग अभी ले लो। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, सिलेक्शन कमेटी में हिंदुस्तान में कम से कम 5 से 7 आदमी होना बहुत जरूरी होता है, ओड नंबर्स में, जिसमें अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो भाई उसमें वोटिंग हो सके। और दूसरा, सब्जेक्ट के 2 एक्सपर्ट्स जिस भी सब्जेक्ट में है, तो 2 एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी उसमें होता है, जो उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ को देख करके उसका ओपिनियन करता है। चेयरमैन होते हैं जो सर्वे सरा है, फाइनली उन्होंने उस बात का निर्णय करना है, फाइनल अथॉरिटी वही है। तो एक्सपर्ट्स हो गए, चेयरमैन हो गए जो कि हाई पोजीशन से रिटायर्ड या हाई पोजीशन में जरूरत है, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वही अक्सर चेयरमैन्स होते हैं, डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर्स वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के होते हैं। एक वो हो गए, 2 हो गए आपके एक्सपर्ट मेंबर उस सब्जेक्ट के। हमारे यहाँ रिजर्वेशन है, कुछ उन कास्ट ग्रुप का जो समाज में, ये कास्ट भी है उसमें, और साथ में फाइनेंशियल सिचुएशन भी, जो गरीबी जो है वो भी एक उसमें क्राइटेरिया है। तो गरीबी का क्राइटेरिया है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनका भी मीन्स शेयर है उसमें रिजर्वेशन में। कास्ट का भी है कि जो लोग दलित रहे, समाज की किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण, उन परिस्थितियों को डिस्कस करना अब कोई फ़ायदा नहीं है, उनके कारण जो पिछड़े रह गए, जो बिल्कुल नीचे रह गए, उनको हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट इसे कहते हैं, शेड्यूल कोई कास्ट नहीं है कि वो एक शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं, गवर्नमेंट के शेड्यूल में उनके नाम मेंशन किए गए हैं कास्ट को, तो इसलिए उसको हमने शेड्यूल्ड कास्ट कहा। शेड्यूल्ड मीन्स नोटिफाइड कास्ट, उनका अपना अलग रिजर्वेशन है। फिर कुछ हमारे बैकवर्ड क्लास है, फिर कुछ अति बैकवर्ड क्लास है, और फिर और तरह के कई कंसिडरेशंस हैं जिनके नाम से रिजर्वेशन एक परसेंटेज का उनके लिए रखा जाता है, और उनका रिजर्वेशन, उनका कंपटीशन उन्हीं के कम्युनिटी के लोगों से होता है। अब इससे सुंदर बात शबाना आजमी की
कजिन ही शायद लगती थी, क्योंकि उनके फादर भी अच्छे शायर थे। मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, वो अक्सर आया करते थे तो मैं उनको देखा करता था। तो वो होती थी हमेशा। तो वो तो बहुत ही बोल्ड और बहुत ही सुसंस्कृत और वेल बिहेव्ड और लेकिन किसी गलत बात को मानने वाली लेडी नहीं थी। और हम सब उसको बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, बहुत ज़्यादा उनका सम्मान था। हालांकि हम लोगों ने साथ साथ ही पढ़ाई की, लेकिन फिर भी उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि हम लोग सब उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो कभी हमारा कोई किसी बात पे झगड़ा या कुछ हुआ ही नहीं इस इशू को लेकर के। हाँ भाई, तो हमारा अधिकार है उसमें बोलना, तो बता सकते हैं। तो मैंने एक बार कमेंट दिया, मैंने कहा शायद मुझे आ रहा है कि शायद नरगिस ही मेंबर थी, तो नहीं, नरगिस नहीं, डेंटल सर्जरी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, शाह, आगे का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो मुस्लिम थे, गुजरात के, बड़ी अच्छी लेडी, बहुत अच्छी लेडी, और मेरे बड़े अच्छे मधुर संबंध थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैडम, आई एम सरप्राइज्ड कि हम लोगों ने 75 स्टूडेंट्स को देखा है और इसमें केवल मात्र 2, पहला कैंडिडेट मुस्लिम जब आया, लेडी आई, तो दोनों साथ साथ ही आई थी, 2 लेडी थी अप्लाई की हुई, तो उन्होंने अपना बाहर बैठ के एडजस्ट कर लिया होगा आगे पीछे। तो जब पहले वाली आई, दूसरे वाली आई, तो मैंने उनको दोनों का इंटरव्यू लिया और मैंने कहा नरगिस, आपसे एक शिकायत है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा देखो, आपकी पॉपुलेशन है 25-30% और यहाँ 75 में सिर्फ 2 लेडीज आई हैं इंटरव्यू देने के लिए, 2 मुस्लिम लेडीज आई हैं। तो कम से कम मैं तो ये सोच के मानता हूँ कि कम से कम यहाँ पे 75 में से 30% के हिसाब से 25 भी लगा लो, तो कम से कम 25 लेडीज तो आनी चाहिए थे इंटरव्यू देने के लिए, मुस्लिम लेडीज। तो उसने मुझ पर एक ताना मारा, कहते उस दूसरी को भी बुला लिया जो बाहर खड़ी थी, अंदर आ जाओ। कहता साहब, इनमें एक चेंज देखा है आपने, कुछ परिवर्तन देखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। बोले देखो गौर से, ये दोनों बिंदी वाली हैं। ओ, मैंने देखा, यस, दोनों पे बिंदी लगी हुई। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? बोले मेरा चेहरा देखो, तो उसके चेहरे पे बिंदी थी। वो मुस्लिम थी लेकिन मैरिड टू ए हिंदू, शाह पंडित लोग होते हैं गुजरात में। तो बोले साहब, मेरे तो देखिए, मैं एक पंडित से शादी की हुई हूँ तो इसलिए बिंदी लगाती हूँ। इन दोनों को भी पूछो किसी हिंदू से शादी की हुई है, और हिंदू फैमिली में तो कोई पढ़ाई पे रेस्ट्रिक्शन होता ही नहीं, इसलिए ये यहाँ तक पहुँच गए। तो फिर मैंने पूछा उनको, दोनों लड़कियों को, उनमें से शायद दोनों का सिलेक्शन भी हो गया था। तो मैंने कहा भाई कैसी बात है क्या? बोले हाँ साहब ऐसी बात है, हम दोनों मुस्लिम हैं बट वी आर मैरिड इन हिंदू फैमिली, और वहाँ हमें कोई रेस्ट्रिक्शन पढ़ने का है नहीं, इसलिए हम लोगों ने इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया, और इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद में अब नौकरी की तलाश कर रहे हैं। खैर, शायद उन दोनों के 2 ही कैंडिडेट थी तो काफ़ी पोजीशंस थी, 25 तो उन दोनों का भी हो गया सिलेक्शन। पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी भी मुस्लिम को, शेड्यूल्ड कास्ट को, या बैकवर्ड क्लास को, या ट्राइबल्स को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सिलेक्शन कमेटी में। इन सब के रिप्रेजेंटेटिव मैंडेटरी हैं हर सिलेक्शन कमेटी में बिठाना, चाहे वो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसे इंडियन लॉ, बाकायदा गजट नोटिफिकेशन है इसका। और मैंने अपने 46 साल की नौकरी में कोई एक भी ऐसे सिलेक्शन कमेटी, जबकि मैं सैकड़ों सिलेक्शन कमेटी में मेंबर बन के गया हूँ, हर तरह की, हर कंट्री में, सब जगह, मेडिकल कॉलेज में भी, यूपीएससी में भी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, मुझे गिनती का याद नहीं है कहाँ कहाँ गया होऊंगा, लेकिन वहाँ हर जगह ये सिद्धांत, क्योंकि कैंडिडेट जो आपकी कमेटी में ही कोई आदमी नहीं है तो बाकी के मेंबर मना कर देंगे। जैसे मैं बैठा हूँ, कोई उसमें कोई मुस्लिम एक्सपर्ट नहीं है तो मैं ही मना कर दूंगा, भाई ना 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 ना, मैं नहीं करता, आपकी कमेटी इलीगल हो जाएगी। तो जब इलीगल होगी तो उसके छींटे मेरे पे भी पड़ेंगे। तो भाई इसलिए ये कोरम पूरा रखो। तो ये हमारा कोरम है, और ये कोरम वास्तव में बहुत अच्छा है।
बिकॉज इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है, इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्चुअल में जो एक मेरिट होती है, अब वो लिमिटेशन से रिजर्वेशन के कारण है वो एक अलग बात है, वो एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि अब इवन 77 साल के बाद भी उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक सिलेक्शन कमेटी का बनाने का ध्यान है, जब तक आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो नहीं भी कर रहे होंगे तो इन चीज़ों को रखना बहुत अच्छा है, जिससे कि ये बिल्कुल ओपन रहे और समाज के हर पक्ष का उसमें एक रिप्रेजेंटेशन है, उसमें उनका एक एग्रीमेंट है, उसमें इंटीग्रेशन है और फाइनली नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाता है और आपस में विश्वास को भी पक्का करता है। भाई तुम देख लो, इवन अगर यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है तो वहाँ भी उनको ये सिलेक्शन कमेटी फॉलो करनी पड़ती है। तो मैं पाकिस्तानी बंधुओं को विशेष करके ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो फूल प्रूफ सिस्टम है कि जिससे कोई इनजस्टिस न हो सके, और उसके बावजूद भी कोई महसूस करता है कि मेरी गलती है तो कोर्ट के दरवाजे अलग से, तो जो नौकरियों के लिए इंटरव्यूज़ को चैलेंज किया जाता है उसके लिए ट्रिब्यूनल्स हैं, तो ट्रिब्यूनल में जा सकता है, और ट्रिब्यूनल से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाईएस्ट लेवल तक आप उस केस को फाइट कर सकते हैं कि साहब मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। और काफ़ी लोग करते हैं, उसमें कोई रिलीजन का बात नहीं है। आप देखेंगे हर तरह का व्यक्ति जो है वो कोर्ट में गया है सर्विस मैटर्स में। तो सिस्टम हमारा बहुत ओपन है और किसी तरह की किसी के अगेंस्ट में बायस नहीं है। कभी कभार हम बहस में कुछ बोल जाते हैं ऐसा जो लगता है कि जैसे मैं बायस्ड हूँ या आप बायस्ड हैं, बट आई डोंट थिंक आप एक दूसरे के प्रति बायस हो सकते हैं। मैं तो वैसे भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा जन्म पाकिस्तान का ही है और मुझे बहुत अपना प्राइड फील करता हूँ। और अपने लेक्चर्स में पहले मैं बताया करता था और स्लाइड भी दिखाता था कि देखिए साहब, ये जो विकीपीडिया की तरह एक पाकिस्तान की वेबसाइट है उसमें उन्होंने मेरा नाम और देवानंद का डाला हुआ है, क्योंकि देवानंद और मेरा जो घर था या गाँव था वो कोई 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, मेरा बॉर्डर के ऊपर था जम्मू के साथ में, सांबा के साथ में, सांबा से 7 किलोमीटर दूर, उनका 1-2 किलोमीटर आगे था। फिर वो उनके फादर साहब गुरदासपुर आगे LLB कर ली उन्होंने लाहौर से, तो गुरदासपुर प्रैक्टिस करते रहे, तो इसलिए ज़्यादातर गुरदासपुर लिखते हैं, पर वो पैदा गुरदासपुर में नहीं हुए थे। वो पैदा शकरगढ़ तहसील के जफरवाल पार्ट में, वो बॉर्डर के ऊपर पैदा हुए थे। बॉर्डर मेरे गांव से, मैं तो एकदम बॉर्डर पे, आधा गांव इधर आधा गांव उधर, वो उनका थोड़ा सा पहले था। और वो छोटी सी जो जगह है इतनी अच्छी है, बहुत से नाम मैंने देखे उसमें कि जो उस जगह से निकले हुए बड़े बड़े लोग निकले हुए हैं। जैसे चंडीगढ़ में जिसने रॉक गार्डन बनाया वो भी मेरे गांव के पास का था। ठीक है, देवानंद तो हो ही गया, उसकी सारी फैमिली हो गई। और उसके अलावा भी मैंने पाकिस्तान में देखा बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग जो हैं उस छोटे से खित्ते से, जफरवाल के खित्ते से काफ़ी लोग निकले हैं। और मैं देख रहा था कि करीबन पार्टीशन से पहले भी वहाँ पे लिटरेसी उस एरिया में 100% होती थी, क्योंकि सांबा पास में था, वहाँ पे स्कूल कॉलेज सब पुराने हैं, तो पढ़ने की फैसिलिटी अवेलेबल होने के कारण वहाँ पे लिटरेसी रेट शुरू से ज़्यादा रहे। तो ये था, और ये मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को, क्योंकि एक कन्या ने एक स्टेटमेंट अपने हिंदुस्तानी मुस्लिम से पूछा, तो मैंने सोचा कि इसका स्पष्टीकरण मैं दे दूं। धन्यवाद।